पंचकर्मा में बहुत सी डिजीजेस हैं जिनमें पंचकर्मा में शोधन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आयुर्वेदा में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हम आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। सो जब हम इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं तो वो इंटरनल प्यूरिफिकेशन शोधन चिकित्सा हम वो करते हैं, और बाहर से जो हम शमन चिकित्सा वो करते हैं, जिसमें हमारा या तो मेडिसिन आ जाती है या फिर कोई एप्लीकेशन आ जाता है। उस तरह की ट्रीटमेंट रहती है। लेकिन बहुत सी डिजीजेस हैं जिनमें हमें शोधन चिकित्सा जो पंचकर्म चिकित्सा है वो हमें करनी ही चाहिए। तो हमें रिजल्ट बेटर मिलते हैं। और इवन उन्हीं के साथ कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें हम अगर हम पंचकर्म चिकित्सा करें तो ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिसमें से जो हमारी स्किन डिजीजेज होती हैं, जितनी भी स्किन डिजीजेज होती हैं, उसमें हमको शोधन चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा करनी ही चाहिए। क्योंकि अ, उसमें क्या रहता है कि आपके सभी दोषास जो हमारी बॉडी में जितने भी दोषास हैं वो सभी दोषास जो हैं वो प्रकोपित हुए रहते हैं। और साथ में जो ब्लड रक्त होता है वो भी प्रकोपित हुआ रहता है। तो जिसको हमें शमन औषधि के द्वारा जो है उसको ठीक करने में जो है काफी वक्त लग जाता है, या तो हम फिर अच्छे से ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको जो शोधन चिकित्सा इसमें जरूर करनी चाहिए जो हमारी स्किन डिजीजेस होती हैं, एंड नो डाउट हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। तो अभी है जैसे विचर्चिका। तो विचर्चिका जो है इसको अगर हम मॉडर्न में देखें तो एक्जिमा, जो एक्जिमा एक नॉर्मल जो शब्द है, जो कोई भी अगर किसी को होता है तो एक्जिमा बोलते हैं कि मुझे एक्जिमा हुआ है, या इचिंग होती है, या एलर्जी बॉडी में जो है इचिंग के साथ एलर्जी किसी को होती है, रेड पैचेस आ जाते हैं, वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, स्किन जो है उनकी रेड, और साथ में जो है वहाँ पे रफ और हार्ड भी हो जाती है, और इवन उनको पेन भी वहाँ पे होता है। तो ये जो है विचर्चिका है। ठीक है। तो इसके जो डेफिनेशन है, इट्स अ स्किन एलिमेंट where eruptions over the skin appear with dark pigmentation, itching and with the profuse discharge। इसमें discharge means watery discharge भी इसमें होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। और ये जो है, it is a condition in which the skin has linear rough lesions with intense itching pain, but when the same itching, burning and pain are experienced in the feet alone, it is termed as vipadika। अब विचर्चिका को जो है आयुर्वेदा ने डिफरेंशिएट किया है कि सिर्फ ये जो बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग और ये जो पेन होता है, अगर सिर्फ ये किसी के सिर्फ फीट में होता है, बहुत से केसेस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली ये सेकेंडरी कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है। अगर किसी को जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या शुगर की प्रॉब्लम रहती है, या कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस रहता है, तो उनके सिर्फ लोअर फीट में या फिर लेग्स तक है उनके इचिंग उनको होती है, जिसको हम विचर्चिका नहीं बोलते, जिसको हम विपादिका बोलते हैं। तो इस तरह से उसका डिफरेंट जो है डायग्नोसिस निकला है। और और हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट जो है इसकी क्लासिफिकेशन दी है। वाग्भटा ने जो कहा है कि इसमें ब्लैकिश इरप्शंस होती हैं, मतलब ब्लैकिश जो स्किन है आपकी ऊपर से वो ब्लैक सी हो जाती है। यही एक जो है वाग्भटा ने जो है ये एक डिफरेंट जो है वो दिया हुआ है। अगर हम भेल संहिता की बात करें, सो उन्होंने कहा है कि इसमें ब्लैकिश तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ में अ, इसके जो उसमें रेडिश भी रहता है, और डीप रूटेड ये हो जाता है। मांस और पचिता मीन्स बहुत ही ज्यादा ये मांस में जो है अंदर तक चला जाता है, एंड विद ऊजिंग, और डिस्चार्ज जो है वो रहता ही रहता है। और काश्यप ने कहा है कि जो विचर्चिका है इस अ ब्लैकिश ब्राउन pustular eruptions with intense itching and pain। समटाइम हम देखते हैं कि स्किन पे जो है किसी को पस्टुल फॉर्मेशन आपके हुए, जैसे एक बॉल जैसा बन जाता है उधर पे। तो वैसा भी अगर होता है और पेन है और वहाँ पे इचिंग भी है, तो वो काश्यप के अकॉर्डिंग जो है वो विचर्चिका क्लासिफिकेशन है। और हारित संहिता में जो है इसको बताया गया है कि पिन हेड, अगर जैसे
रेडनेस तो हुआ, लेकिन वहां पे क्या है, जैसे आप पिंपल्स की तरह एक आप ले लीजिए, उस पे बिल्कुल पॉइंटेड वो रहेगा वहां पे, और वहां से अल्सरेशंस उसमें रहेगी। तो वो विचर्चिका है अकॉर्डिंग टू हालिद संहिता। ठीक है। अब ये जो विचर्चिका है, इसका निदान क्या है, इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। सो जो इसकी निदान है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि जो स्किन डिजीजेस होती हैं उनके जो निदान रहते हैं वो काफी ज्यादा, यहाँ पे एक क्लासिकल फॉर्म में है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल फॉर्म में बताऊं तो जो इसके निदान रहते हैं वो टू पर्सन बहुत वेरी करते हैं। अगर जैसे प्रकृति हम देखते हैं पर्सन की, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, तो वात प्रकृति वाले पर्सन का जो निदान रहेगा, जो एडियोलॉजी रहेगी, वो कुछ डिफरेंट वो उसके रहेंगे, पित्त प्रकृति वाले के कुछ डिफरेंट, और कफ प्रकृति वाले के कुछ डिफरेंट। और अगर कोई कॉम्बिनेशन प्रकृति का है पर्सन, तो उसके कुछ डिफरेंट जो है निदान रहेंगे। तो इसलिए जो स्किन डिजीजेस होती हैं उसमें बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री की जरूरत होती है पेशेंट की हमें लेने के लिए। एंड और वही हमारे आचार्यस के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है। तो इसलिए इसके निदानस जो हैं वो आहार, विहार और आचार, इन तीन पे जो है हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है, कि आहार से जो है किस तरह से आहार जो है पर्सन ने लिया, वो खाना उसने किस तरह का जो है उसका डेली रूटीन में वो किस तरह का खाना खाता है, जिस वजह से मे बी उसका जो है ये स्किन डिजीज ट्रिगर कर रहा है। और किस तरह की वो विहार, किस तरह की वो एक्टिविटी कर रहा है, उसका व्यायाम कंडीशन क्या है, उसकी डेली शेड्यूल क्या है। तो वो एक कारण, आचार, उसका बिहेवियर क्या है, जो हमारा एक सामाजिक बिहेवियर होता है, क्योंकि आयुर्वेदा में हमने माना है कि जो भी व्याधि हमको होती हैं वो हमारे हमारे बिहेवियर का भी एक वो कारण होती हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो हमेशा जो है वो आहार, विहार और आचार जो है हमेशा हमारा सही होना चाहिए। सो विरुद्ध आहार अगर कोई लेता है, इस ये डिजीज होती है तो उसके कारण विरुद्ध आहार जो है, पहला है इनटेक ऑफ चिलचिम फिश विद मिल्क। यहाँ पे चिलचिम फिश लिखा हुआ है, लेकिन हम बोलते हैं कि फिश को मिल्क के साथ अवॉइड करना चाहिए हमेशा। इनटेक ऑफ मूलका एंड लहसुन विद क्षीर। मूलका मीन्स आपका जो मूली रहता है, उसको जो है हम दूध के साथ, और जो गार्लिक होता है उसको हम दूध के साथ हम ना लें। लहसुन, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि गार्लिक को दूध के साथ लेते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट प्रोसीजर। वो हम उसमें क्वांटिटी भी बहुत वेरी करता है। उसको हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। और मूली को जो है गुड़ के साथ, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल विद मिल्क। नो डाउट कोई भी पर्सन जो है अल्कोहल वो विद मिल्क के साथ नहीं लेता है, बट रीजन क्या है, सपोज एक पर्सन है, उसको जो है हमेशा रात में उसको दूध पी के सोने की आदत है, जो हम एक नॉर्मल जो है हम हिस्ट्री में देखते हैं पेशेंट की। तो बहुत से लोगों को रात को दूध पी के सोने की आदत होती है, लेकिन वो वंस अ वाइल या फिर एवरी वीकेंड्स पे वो अल्कोहल भी लेते हैं। तो सपोज आपने जो है इवनिंग में अल्कोहल लिया, 7-8 बजे आपने अल्कोहल लिया, और उसके बाद जो है 10-11 बजे जब आप सोने लगे तो आपने मिल्क ले लिया, सो दैट इज नॉट गुड। जिस दिन आपने अल्कोहल लिया है तो यू हैव टू अवॉइड मिल्क। अदरवाइज हमें एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए, दैट विल टेक फॉर 8 to 10 आवर्स। अगर आपने, आपको अल्कोहल लिए हुए जो 8 to 10 आवर्स हो गए हैं, उसके बाद आपने कुछ कंज्यूम किया है, सो दैट इज क्योंकि वो डाइजेस्टिव प्रोसीजर वहां पे हो चुका है। इनटेक ऑफ फूड मोस्टली कंटेनिंग यवक, उदालक along with क्षीरा, दधी एंड तक्र, कोल, कुलथ, माश, अतसी, कुसम एंड स्नेह। अब हमारी जो डिशेस रहती हैं उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, दूध हम मिक्स करते हैं फॉर द ग्रेवी, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध को जो है आपकी जो भी दाल रहती है, ये जो भी हम
यूश मतलब अगर कोई सूप वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसके साथ हमको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इवन दही दही भी हमको अवॉइड करना चाहिए, दही भी हमको सेपरेट लेना चाहिए। और दही का एक और है कि दही को जो है हमें शुगर के साथ नहीं लेना चाहिए। बहुत बार अगर हम एक नॉर्थ इंडियन मील की हम बात करें तो जब हम पराठा लेते हैं तो बहुत से लोग जो है दही में शुगर डालते हैं, जो कि आपका एक एलर्जिक कॉज बनता जाता है। ठीक है, उस टाइम पे हमको नहीं कुछ होता, लेकिन ये जो है कंटिन्यूस एक कॉज बनता जाता है। इसी बीच में मुझे एक और चीज याद आया कि जो आपका लेटर ऑन जो है वो आपका स्किन डिजीज का मतलब जो भी आपको एलर्जी, स्किन एलर्जी या डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी जो है उसका कॉज बनता है। हम क्या करते हैं, बच्चों को या तो फिर जो लोग जिम जाते हैं वो कहते हैं कि उनको दूध और केला लेना चाहिए, बनाना, और वो कि ये बहुत हेल्दी होता है और आपका जो है बॉडी बिल्ड करेगा। बट ये टोटली विरुद्ध आहार है। बनाना शेक आपका जो है एकदम विरुद्ध आहार है। अगर आप केला और दूध दोनों मिला के अगर आप डेली मॉर्निंग में ले रहे हैं तो यू शुड नॉट टेक। इवन बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध और बनाना तो है ही विरुद्ध आहार। और बनाना जो केला है हमारा फ्रूट, वो मॉर्निंग में उसको खाने का विधान नहीं है। केला हमेशा जो है आपको कुछ खाने के बाद ही खाना चाहिए, या तो आपको आफ्टरनून में खाना चाहिए। अगर हम उसको बिना कुछ खाए अगर हम खाते हैं तो वो एसिड पार्ट जो है वो हमारी बॉडी में ज्यादा बनाता है। देन कंटिन्यूस इनटेक ऑफ ग्राम्या, औदक एंड अनुपमाम्स विद क्षीर। अगेन दूध के साथ नहीं लेना है। यूज ऑफ फिश, सिट्रस एंड मिल्क टुगेदर। सो दीज फ्यू थिंग्स, इवन जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, सॉरी, दूध और केला अगर हम किसी की हिस्ट्री में जाएं तो उनको जो है लेटर ऑन, जब तक हमारे बच्चे हैं हम उनको देते हैं, जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो एक इम्प्योरिटी जो है हमारी बॉडी में कलेक्ट होती जाती है। उसकी वजह से लेटर ऑन स्टेजेस पे जो है मोस्टली उन लोगों को देखा है कि उन लोगों को एसिडिटी या फिर स्टमक जो है उनका वो ठीक नहीं रहता है। तो इस तरह के केसेस आते हैं। फाइन। ये था हमारा विरुद्ध आहार। और जो मिथ्या आहार, एक्सेसिव यूज ऑफ दधी, मत्स्य, आंवला एंड आम्ल एंड लवण। यहाँ पे आंवला नॉट द फ्रूट, मीन्स आपका आम्ल जो आपका बहुत ही खट्टा टेस्ट होता है और सॉल्ट जो है बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसके एक्सेसिव यूज से जो है हमें ये जो मिथ्याहार में माना जाता है। अगर हम इस चीज को देखें तो हम जो हमारा ये अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड जो भी डाइट जो है बहुत ज्यादा जो है अभी फ्लरिश हो रहा है कि ये डाइट लेनी चाहिए, वो डाइट, उसी में एक अल्कली और एसिड का कंसेप्ट भी है। वो ये जो हम हमारा जो आहार विहार है, ये वही अल्कली और एसिड का कंसेप्ट है कि जो भी हम आहार लेते हैं हमें इस तरह का आहार लेना चाहिए जो एसिड को इंक्रीज ना करे बॉडी में और अल्कली को जो है वो बैलेंस करे। सिंस एक्सेसिव यूज ऑफ तिल, क्योंकि तिल बहुत ही गर्म होते हैं और एसिड पार्ट को ज्यादा बनाते हैं। क्षीरा एंड गुड़ा, excessive oleation, continuous and excessive use of मधु, फानित। ये उन लोगों के लिए है जो क्या कहते हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं डाइट को लेके। अगर उनको बोला जाए कि हनी जो है वो बहुत अच्छा है, अब हनी, सपोज दिस इज अ सम जो हमारे सोशल इसमें रहता है, एक पर्सन ने हनी लिया, उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आया, उसका डाइजेशन भी ठीक हो गया और उसने वेट भी लूज किया। एंड अगर उसको कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम भी जो है उसकी काफी क्योर हुई। अब उसने क्या किया, पास ऑन किया दूसरे पर्सन को कि आप हनी ले लीजिए, ठीक है ऐसे लेना है। लेकिन अगर हम देखें अब दूसरे पर्सन का जो है उसकी तो वात प्रकृति है बहुत ज्यादा, अब उसने वो हनी लिया तो वो हनी ने क्या किया, उसकी वात प्रकृति को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो वो उसके लिए वो सुटेबल थिंग नहीं था। तो इसीलिए आयुर्वेदा एक ऐसा
साइंस है जिसमें जो डाइट, औषधि, एक्सरसाइज, योर मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इज जो है वो इंडिविजुअलाइज है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है तो वो पर्सन टू पर्सन करती है, जो हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के साथ हमें ज़रूर करना चाहिए। इनटेक ऑफ फूड ड्यूरिंग इंडाइजेशन, एक बहुत से इसमें मैं बोलूँगी कि बहुत से लोगों का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर वो टाइम सेट और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे कि अच्छा अभी ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट करना है ये लंच और डिनर। अब उन्होंने लंच में क्या है, उन्होंने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किया लेकिन 2 बजे वो लंच करते हैं, लेकिन जो ब्रेकफास्ट किया था वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो लंच भी कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड कि फूड ड्यूरिंग इंडाइजेशन। जब तक आपका फर्स्ट फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, डोंट टेक योर सेकंड फूड। अगर आप टाइम टू टाइम जो है फूड लेते हैं, सो ऑलवेज टेक योर बैलेंस्ड फूड, कि उतना ही फूड लीजिए जो आपके 3 आवर्स में जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। उतना उतना ज़्यादा मत लीजिए कि आपको 5 to 6 आवर्स जो है वो डाइजेस्ट होने में लगे। एंड ड्यूरिंग इंडाइजेशन अगेन कि एसिडिटी हुआ है, स्टमक ब्लोटिंग हुआ है, गैस बना है, या फिर मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर जो है पर्सन जो है कॉन्स्टिपेटेड है और वो फूड इनटेक किए जा रहा है, तो दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड फूड ड्यूरिंग द इंडाइजेशन। असात्म्य आहार, जो असात्म्य आहार मतलब जो ऐसा फूड जो हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सूट नहीं करता है, हमारी प्रकृति को सूट नहीं करता है, तो दैट इज कॉल्ड असात्म्य आहार। अध्यशन मतलब वो कुछ लोगों की आदत होती है जो भी मिला वो दिख रहा है सामने वो मुंह में डालते जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड अध्यशन। तो जब तक इम्यूनिटी रहता है तब तक तो हमें नहीं पता लगता, खाते रहते हैं, लेकिन जब बॉडी की इम्यूनिटी जो है थोड़ा वीक हो जाता है तो हमें फिर पता लगने लगता है कि ओहो हमें जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो उसी टाइम पे जनरेट नहीं हुई रहती, वो पहले से उसका एक बेस बन रहा होता है। एंड इनटेक ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, so that is polluted water is the major cause for all the diseases, polluted food and polluted water, no doubt. So ये हमारे आहार के जो हैं वो कारण थे। देन विहार हेतु to do physical exercise and to take sun bath after heavy meals। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि फिजिकल जो भी हम एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, टू टेक सन बाथ आफ्टर हैवी मील्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सन बाथ क्यों और हैवी एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ऑलरेडी जो है डाइजेस्टिव फायर है, ठीक है। और एक खाने को पकने के लिए, डाइजेशन क्या है, मीन्स खाना पक रहा है, उसको पकने के लिए नॉर्मल हमें नॉर्मल फायर की जरूरत होती है। अगर हम एकदम फ्लेम जो है बहुत ज्यादा कर देंगे, खाना जल जाएगा, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छे से नहीं पकेगा। सो दैट द सेम वे टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, हमने अच्छे से खाना खाया। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मेट्रो सिटी में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, 9 बजे अच्छा सा डिनर करेंगे, देन दे विल गो फॉर द वॉक, वॉक के लिए निकल जाएंगे। इट्स वेरी रॉन्ग हैबिट। और ठीक है, बहुत से लोग तो एक हल्का वॉक करते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स, जो है हल्का सा एक वॉक करके आ जाएंगे, बट बहुत से लोग जो है ब्रिस्क वॉक भी करते हैं, जो कि नहीं ठीक है। अगर हमें ब्रिस्क वॉक करना है और हमने हैवी मील लिया है तो एटलीस्ट हमें जो है 3 आवर्स का गैप जो है हमें वहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वॉक या एक्सरसाइज करेंगे तो हीट जनरेट होगी, और ऑलरेडी हमने हैवी खाना खाया है और हमारी बॉडी जो है वर्क कर रही है, पित्त जो है अंदर है, डाइजेस्टिव फायर वर्क कर रही है। अब आपने और ज़्यादा हीट जनरेट कर दी तो वो अपना काम जो है वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगी। सो इसीलिए हमें एक्सरसाइज और सन बाथ जो है अपने हैवी मील के बाद नहीं करना है। To perform sexual intercourse during indigestion, because again when sexual intercourse is again your energy जो है वो एक्सट्रीम पे रहती है आपकी, और वहाँ पे जो है इंडाइजेशन ऑलरेडी हुई पड़ी है, so it's not a good combination to do exercise or to perform sexual intercourse after snehapana and vamana। इट्स अ स्नेहपान एंड वमन मीन्स अगर आप जो है कोई पेशेंट जो है, कोई पर्सन जो है वो पंचकर्मा थेरेपीज ले रहा है,
तो पंचकर्मा थेरेपीज में वो कोई भी थेरेपी ले रहा है तो उसका जो है पर्टिकुलर रूटीन बताया जाता है कि ये चीजें जो है पेशेंट को जो है नहीं करनी है। फिर चाहे वो कोई भी पंचकर्म थेरेपी ले रहा है, वमन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, स्नेहपान, एनी, तो ये सिर्फ इसमें ही एप्लीकेबल नहीं होती, वो सारी पंचकर्मा थेरेपीज में होता है। Sudden changes from cold to heat or heat to cold without usually following the rules of gradual changes. अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो सीजन चेंज होता है। अब सीजन सीजन चेंज होता है एकदम, जैसे अभी स्प्रिंग सीजन हुआ, विंटर से एकदम जो है स्प्रिंग सीजन पे आए, एकदम जो है अच्छा सन जो है वो आने लगता है। तो समटाइम क्या होता है कि फॉर 2-3 डेज एकदम हीट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम क्या कहते हैं, ओहो हमें तो गर्मी लग रही है, हमें बहुत हीट लग रही है। हम अपनी स्वेटर्स वगैरह जो भी हमारा एक पर्टिकुलर रूटीन था, वो विद इन अ 2 डेज, नॉट 2 डेज, विद इन अ 1 डे हम जो है उसे गेट ऑफ कर देते हैं। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। अगर हमें गर्मी भी लग रही है, सो वी शुड नॉट टेक ऑफ आवर विंटर क्लोथ्स। उसके लिए हमें चाहिए कि हम घर पे जो है घर पे रहे, हम सन में ना जाएं, हम थोड़ा कूल प्लेस पे रहें, लेकिन जो हमारी बॉडी है उसको हम स्लोली स्लोली जो है उसके साथ एडजस्ट करें। अपने विंटर क्लोथ्स जो हैं उनको एकदम से नहीं करें, और जो भी हमारी रूटीन है विंटर की, वो एकदम से जो है हम स्विच ऑन ना करें। जैसे एकदम से अभी विंटर्स खत्म हुआ, वी विल मूव ऑन टू द कोल्ड वाटर, वी विल मूव ऑन टू द आइसक्रीम्स सडनली। सो नो, एटलीस्ट हमें 15 डेज जो है अपनी बॉडी को दे देना चाहिए जब भी हमारा एक सीजन चेंज होता है। विंटर से जब स्प्रिंग पे जब हम आते हैं टू गिव 15 डेज, आफ्टर 15 डेज देन गो स्लोली फॉर द cold water, then go slowly for the ice cream or cold things and your cotton clothes. ये बहुत जरूरी है, जो हमारी जो सीजनल डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको हम काफी हद तक जो है अवॉइड कर सकते हैं, और या फिर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को जो है हम बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। और यही एक रीजन रहते हैं स्किन डिजीजेस को जो है मींस एग्रेवेट होने में। Entering into cold water immediately after one is affected with fear, exhaustion, and sunlight. Why it is with immediately after one is affected with fear, exhaustion, and sunlight? Because जब भी उसको fear होगा तो hormones levels जो है वहाँ पे काफी ज्यादा secrete हुए रहेंगे, और हमारी बॉडी में जो है जो दोषास हैं वो भी एग्रीवेट हुए रहेंगे, और एकदम से जो है आप कोल्ड वाटर में जाओगे तो वो आंतरिक और बाह्य जो है कॉम्बिनेशन वो एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, एंड इट विल एग्रीवेट द डिसऑर्डर्स। ठीक है, और फिर है वेग विधारणा। ओके, बेटर कि हम इसे कल से ही शुरू करें। अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया?